हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं न्यूक्लियर फिजिक्स मीन्स नाभिकीय भौतिकी। इस सब्जेक्ट को हम लोग स्टडी करेंगे डिफरेंट टिप्स और ट्रिक्स के साथ में, ताकि आप लोग लेस टाइमिंग के अंदर मोर स्कोर कर सकें। और अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो आप उस ट्रिक से उसको भी अटेंड कर सकते हैं। उस फॉर्मूले से आप पर्टिकुलर कोई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता है तो उसको भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। टू द पॉइंट, हमारा नेक्स्ट ब्यूटीफुल टॉपिक न्यूक्लियर फिजिक्स। देखिए, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि न्यूक्लियर फिजिक्स है क्या, नाभिकीय भौतिकी क्या है। सेकंड थिंग हम देखेंगे कि न्यूक्लियर फिजिक्स को हम स्टडी क्यों कर रहे हैं, हमें ज़रूरत क्या हुई। ठीक है, देखिए नाभिकीय भौतिकी, इसके नेम से ही पता चल रहा है हमें कि हम किसके बारे में स्टडी करेंगे, नाभिक के बारे में स्टडी करेंगे, न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करेंगे। और हम सब जानते हैं कि अपने पास में कोई भी परमाणु जो है उसका जो नाभिक है, जैसे ये मैंने इसका ये नाभिक ले लिया, ये न्यूक्लियस ले लिया, तो हम सब जानते हैं कि न्यूक्लियस में धन आवेश केंद्रित रहता है और इसके चारों ओर, है ना, इसके चारों ओर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं, है ना। यहाँ इसके चारों ओर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं, ये हम सब जानते हैं। ठीक है, अब नाभिकीय भौतिकी में हम अध्ययन करते हैं नाभिक के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में। तो न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से सदस्य हैं न्यूक्लियस के, न्यूक्लियस में कौन कौन पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना। इसका मीन्स क्या है, मुझे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज़ भी पता होनी चाहिए, तभी मैं नाभिकीय भौतिकी को स्टडी कर पाऊंगी। तो यहाँ नाभिकीय भौतिकी अपने पास क्या है, नाभिकीय भौतिकी हम कह सकते हैं भौतिकी की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम नाभिकीय गुणों का अध्ययन करते हैं। मतलब नाभिक जो है ना, इसकी प्रॉपर्टीज़ को हम स्टडी करते हैं। ठीक है, अब इसमें हमारे पास में एक बात आती है कि हम इसकी स्टडी क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, हम यहाँ पर नाभिकीय गुणों का जब अध्ययन करेंगे तो वहाँ से हमें पता चलेगा नाभिक के डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज़ से कि कौन सा नाभिक किस टाइप की रिएक्शन करता है ना, और वो हमारे लिए किस टाइप से बेनिफिशियल है। वहाँ से हम मालूम कर सकते हैं कौन से स्टेबल न्यूक्लियाई हैं, कौन से स्थायी नाभिक हैं, कौन से क्रियाशील नाभिक हैं, है ना, अस्थायी नाभिक हैं, और कौन से ऐसे पार्टिकल्स हैं जो हाई एनर्जी पार्टिकल्स हैं, जिनकी एनर्जी को हम गेन करके और उसका हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बेसिस पर हम कई टाइप के डिटेक्टर्स बना सकते हैं, मतलब हम संसूचक बना सकते हैं, डिफरेंट टाइप के एसिलेटर्स बना सकते हैं, त्वरित्र बना सकते हैं, जहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर पार्टिकल जो है उसकी एनर्जी को काफ़ी तेज कर सकते हैं और उसकी उस इंक्रीज़ हुई एनर्जी को, उस बढ़ी हुई एनर्जी को हम डिफरेंट टाइप के डिवाइसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें स्टडी करना ज़रूरी है नाभिकीय भौतिकी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स मीन्स इंट्रोडक्शन, नाभिकीय भौतिकी का परिचय। देखिए, सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे यहाँ पर नाभिकीय गुण मीन्स न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ को। तो सबसे पहला टॉपिक मैं यहाँ पर ले लेती हूँ मास नंबर, है ना, मास नंबर, या हम कहें द्रव्यमान संख्या। ठीक है, हम सब जानते हैं अगर हम कोई भी एलिमेंट जो है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कोई तत्व हमें दे रखा है तो हम कैसे लिखते हैं उसको, इस टाइप से लिखते हैं ZXA, है ना। यहाँ पर X क्या है, जो भी एलिमेंट है, जैसे हाइड्रोजन है या हीलियम है तो उसका पर्टिकुलर सिंबल जो है वो अपने पास में X है ना, और उसका अपने पास में Z क्या है, Z परमाणु क्रमांक है ना, एटॉमिक नंबर है, तो ये Z, और A क्या है, यहाँ पर A मास नंबर है, द्रव्यमान संख्या है। ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर मुझे हीलियम को रिप्रेजेंट करना है तो मैं सबसे पहले हीलियम का सिंबल लिखूंगी, उसके बाद में हीलियम कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे आता है ना, परमाणु क्रमांक कितना है, 2 है, और उसका मास नंबर कितना है, 4 है, तो मैंने लिख दिया 2 हीलियम 4। तो ये हमने एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट 2 प्रॉपर्टीज़ है एलिमेंट की, एक उसका एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक और दूसरा उसका मास नंबर मीन्स द्रव्यमान संख्या। ठीक है, तो अपने पास में द्रव्यमान संख्या क्या होती है, द्रव्यमान संख्या को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे
कि नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियॉन्स की कुल संख्या, नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियॉन्स की कुल संख्या। जैसे मेरे पास में ए है, मास नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए से, तो नाभिक में उपस्थित कुल न्यूक्लियॉन्स की संख्या। तो कुल न्यूक्लियॉन्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे नाभिक में और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ लेते हैं, इसको मैं हटा देती हूँ, जैसे यहाँ पर हम लेते हैं ऑक्सीजन ले लेते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है, 8 नंबर पे आता है ना, 8 नंबर पे आता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ऑक्सीजन में कितनी है, 8 है, परमाणु क्रमांक 8 है ना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 8 है। इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने हुए, 8 हुए, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 8 है। तो यहाँ पर अपने पास में 8 + 8 कितना आ गया, 16 आ गया, ठीक है। तो यहाँ अपने पास में 16 आ गया मास नंबर। तो मास नंबर आपको समझ में आ गया कि मास नंबर क्या है। मास नंबर वह संख्या है जो किसी भी नाभिक में उपस्थित कुल न्यूक्लियॉन्स की संख्या है। कुल न्यूक्लियॉन्स की संख्या मतलब P + N, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, एक फॉर्म और लिख सकते हैं, A = Z + N, क्योंकि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे नाभिक में उतने ही बाहर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना, वही उसका परमाणु क्रमांक होगा। तो यहाँ हमने क्या किया, A = Z + N, तो हमारे पास में Z, जितना Z होगा उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, तो हमने लिख दिया इसको A = Z + N। तो ये 2 फॉर्मूले चलते हैं अपने पास में मास नंबर के लिए, द्रव्यमान संख्या के लिए, ठीक है। A = P + N, A = Z + N। अब मैंने जैसे ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लिया, अब मैंने ऑक्सीजन के लिए मेरे पास कितना आया, 16 आया। अब मैंने इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने इसको AMU से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। हम थोड़ा सा डायरेक्ट चल रहे हैं, है ना। यहाँ पर AMU जो है, मतलब मैंने टॉपिक को डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया है क्योंकि हम लोग कम टाइमिंग में जल्दी जल्दी तैयारी करेंगे, ठीक है। यहाँ अपने पास में AMU क्या है, एटॉमिक मास यूनिट, है ना। मीन्स अगर मुझे नाभिक का द्रव्यमान ज्ञात करना है तो उसके लिए ये यूनिट है। जैसे आप लोग कोई चीज़ मेज़र करते हैं कि कितनी भारी है, आप उसको किलोग्राम में मेज़र करते हैं, वैसे ही हम नाभिक का द्रव्यमान किस में मेज़र करते हैं, AMU में। तो नाभिक के द्रव्यमान की इकाई जो है वो अपने पास में कितनी है, AMU, एटॉमिक मास यूनिट। इसको शॉर्ट में कुछ लोग U भी लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, जो मेरे पास में मास नंबर आया 16, उसको मल्टीप्लाई कर दिया AMU से, तो ये मेरे पास में ऑक्सीजन के नाभिक का द्रव्यमान आ गया, ठीक है। ऑक्सीजन के नाभिक में कौन कौन से न्यूक्लियॉन्स हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, है ना। कितने कितने हैं, 8 है। टोटल न्यूक्लियॉन्स कितने हैं, 16 हैं। उन 16 को मैंने AMU से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 16 AMU क्या आ गया, नाभिक का द्रव्यमान आ गया, ठीक है। और तो हमारे पास में मास नंबर जो है, जो द्रव्यमान संख्या है, इसका एक बेनिफिट हमारे पास क्या आ गया कि जब भी हम मास नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, AMU से, तो हमें उस नाभिक का सन्निकट द्रव्यमान मिल जाता है। अप्रॉक्सीमेट जो उसका वेट है वो अप्रॉक्सीमेट मास मिल जाता है ना। वेट नहीं कहेंगे हम, वेट रॉन्ग हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेट मास मिल जाता है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, देखो जैसे आपके पास में मैंने एक एलिमेंट ले लिया हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन जो है उसका परमाणु क्रमांक Z कितना है, 1 है ना। तो हाइड्रोजन में यहाँ कर लेते हैं हम, हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 1, तो प्रोटॉन की संख्या भी कितनी है, 1। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, 0। 1 + 0 कितना हुआ, 1, तो A कितना आ गया हाइड्रोजन के लिए, 1। अब जब हम प्रयोगों द्वारा ज्ञात करते हैं तो हाइड्रोजन के लिए नाभिक का द्रव्यमान कितना आता है, यहाँ मैं लिख देती हूँ, नाभिक का द्रव्यमान, नाभिक का द्रव्यमान कितना आता है, ये आता है 1.008, है ना, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर A1 आ रहा है, इसको AMU से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास में 1 AMU आ जाएगा नाभिक का द्रव्यमान, ठीक है। तो मास नंबर जो है ना, उसको अगर आप AMU से मल्टीप्लाई करते हैं तो नाभिक के द्रव्यमान का सन्निकट मान आ जाता है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमें मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल हम हीलियम ले लेते हैं, हीलियम कितने नंबर पर आता है, 2 नंबर पर आता है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 2। वापस हम यहाँ करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 2, और न्यूट्रॉन्स कितने हैं हीलियम में, 2 हैं। तो 2 + 2 कितना हो गया, 4 हो गया। तो A कितना आ गया, 4 आ गया। अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ AMU से तो हीलियम का नाभिक का द्रव्यमान कितना,
4 AMU, लेकिन प्रयोगों से जो हमने ज्ञात किया वो कितना आएगा अपने पास में 4.003। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे कार्बन है, कार्बन कितने नंबर पे आता है 6 पे आता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 6, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गए 6। अब न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है कार्बन में, वो भी 6 है, तो 6 + 6 ए कितना आया 12। इसका मतलब ना जो कार्बन है उसका द्रव्यमान कितना हुआ 12 AMU। और वैसे हम प्रयोगों से ज्ञात करते हैं तो नाभिक का द्रव्यमान कार्बन के लिए कितना आता है 12.001। देखो और सब में तो फिर भी कुछ डिजिट आ रही है 008, 003, लेकिन यहाँ पर बहुत ही नियर आता है ना। मतलब हम ये कहें कि हमारे पास में जो मास नंबर आता है ना, उसको जब हम AMU से मल्टीप्लाई करते हैं तो कार्बन का एग्जैक्ट नाभिक का द्रव्यमान मिलता है हमको, क्योंकि यहाँ पर कितना आ रहा है 12.001। तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए नेगलेक्ट कर देती हूँ, इसको नगण्य मान लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर अपने पास में कार्बन का हमें एग्जैक्ट नाभिक का द्रव्यमान मिलता है जब हम A को किससे मल्टीप्लाई करते हैं AMU से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर मास नंबर जो है उसका बेनिफिट क्या हो गया कि जब हम मास नंबर को द्रव्यमान की इकाई से, है ना, AMU से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस नाभिक का हम सन्निकट द्रव्यमान प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो तो आपके पास में ये वैल्यू ना हो तो आप यहाँ ये जो मिल रहा है उसको AMU से मल्टीप्लाई करके पुट कर सकते हैं और आप कैलकुलेशन आगे कर सकते हैं। ये है आपके पास में मास नंबर। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इसमें। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि कार्बन जो है उसके लिए जो द्रव्यमान संख्या है E वो कितना आया 12 आया, है ना। और उसको अगर मैं AMU से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 12 AMU नाभिक का द्रव्यमान आ जाएगा। और प्रयोगों से हम ज्ञात करते हैं तो नाभिक का द्रव्यमान कितना आया 12.001 आया। इसको मैंने थोड़ी देर के लिए नगण्य मान लिया तो मेरे पास में एग्जैक्ट कितना आया 12 आया। तो हम इसकी हेल्प से AMU को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे, कार्बन 12 जो है उसका मास, उसका द्रव्यमान कितना आया 12 आया, है ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ कार्बन। कार्बन परमाणु जो है उसका मास कितना आया 12 AMU आया, मैंने लिख दिया 12 AMU। ठीक है, अब AMU की डेफिनेशन क्या बनी यहाँ से, 1 AMU कितना हो जाएगा, 1 AMU इक्वल्स टू मास ऑफ कार्बन डिवाइड बाय 12। इसलिए हम कहते हैं कि 1 AMU किसके बराबर है, कार्बन परमाणु, ये जो कार्बन परमाणु है कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के बराबर क्या है अपने पास में 1 AMU है। ठीक है, तो ये अपने पास में 1 AMU के लिए डेफिनेशन हो गई। क्या है अपने पास में, कार्बन परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के बराबर 1 AMU होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि AMU जो है उसके लिए इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं। जैसे हम कैलकुलेशन करते हैं तो एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि 1 AMU किलोग्राम में कितना बराबर है 1.66 × 10⁻27 किलोग्राम के इक्वल है ना। ये वैल्यू हमें अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक है, एक आप लोग यूज़ करते हैं E = mc², जहाँ हम क्या करते हैं, जहाँ हम द्रव्यमान को ऊर्जा में बदल सकते हैं और ऊर्जा को द्रव्यमान में बदल सकते हैं। ये आइंस्टीन का ऊर्जा समीकरण है, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। तो यहाँ पर इसको मैं सॉल्व करती हूँ एक बार। देखिए ये अपने पास में मैंने आपको बोला हमारे पास में द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण कितना है, E = mc², है ना। तो यहाँ पर आपके पास में E = कितना है, m की वैल्यू कितनी है, m अगर मैं लेती हूँ यहाँ पे 1 AMU, है ना, 1 AMU, और यहाँ पर मैं लेती हूँ c²। ठीक है, तो ये मेरे पास में कितना आ जाएगा, 1 AMU कितना है 1.66 × 10⁻27 किलोग्राम। ठीक है, और c² कितना है आपके पास में 2.99 10⁸, या आप 3 भी ले सकते हैं, है ना, और इसका स्क्वायर। ठीक है, अब आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आपके पास में जो टोटल एनर्जी आएगी, है ना, इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे
और इसको आप डिवाइड कर देंगे किससे, 1.6 10⁻⁻19 से, ठीक है। तो आपके पास में ये वैल्यू जो आएगी ये आ जाएगी 931.5 मेगा इलेक्ट्रिक वोल्ट, है ना, क्योंकि मैंने इसको जूल से इलेक्ट्रिक वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए इससे डिवाइड भी कर दिया, तो आपके पास में ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब यहाँ आप इस इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन में मैं 931.5 यहाँ रख देती हूँ, है ना, तो मेरे पास में 1 AMU की वैल्यू कितना आ जाएगी, 1 AMU इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 931.5 मेगा इलेक्ट्रिक वोल्ट अपॉन c², ठीक है। तो ये वैल्यू भी हमें याद रखनी है, ये भी न्यूमेरिकल्स में यूज आती है, 1 AMU इक्वल्स टू दिस, ये भी याद रखना है, ये भी न्यूमेरिकल्स में यूज में आता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं वो भी हम याद कर लेते हैं। देखो हमें क्या याद रखना है, इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन के लिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, ये है 5.48 10⁻⁻4 AMU, ठीक है। और इसको एनर्जी में ये कितना, एनर्जी कितनी आती है इलेक्ट्रॉन की, 0.511 मेगा इलेक्ट्रिक वोल्ट, ठीक है। तो आपको ये याद नहीं रखना है, आप ये याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे ही आपके पास में प्रोटॉन जो है, तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना आ जाएगा, ये आता है 1.007276 AMU। आप पूरा मत याद रखो, आप इतना याद रख लो, 1.007, ठीक है। और यहाँ एनर्जी कितनी आती है, ये आती है 938, है ना, 0.28 मेगा इलेक्ट्रिक वोल्ट, आप इसको 938 याद रख लो। ऐसे ही न्यूट्रॉन जो है उसके लिए मास ऑफ न्यूट्रॉन आता है कितना, 1.008665, आप केवल इतना याद रखो, ये AMU में, ये कैलकुलेशन में भी काम आएगा, है ना। और यहाँ पर इसके लिए एनर्जी न्यूट्रॉन के लिए कितना आती है, 939 पॉइंट समथिंग में, ये 0.57 आती है, लेकिन हम इसको 939 ही याद रखेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं जो हमें न्यूमेरिकल में हेल्प करेंगी, ठीक है। अब इसके साथ साथ में हम बात कर लेते हैं परमाणु के द्रव्यमान की। देखो अभी आपने देखा नाभिक का द्रव्यमान, ठीक है। अब हम लेते हैं यहाँ पर परमाणु का द्रव्यमान, परमाणु का द्रव्यमान जिसको मैं m से रिप्रेजेंट करूँगी, है ना। अब हम जानते हैं परमाणु के अंदर क्या क्या होगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स होंगे, है ना, नाभिक के अंदर, तो उनके लिए तो टोटल A आ गया, और परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उनके लिए Z आ गया। तो मेरे को टोटल परमाणु का द्रव्यमान देखना है, तो सबसे पहले मैं किसका द्रव्यमान लूँगी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लूँगी। तो मैंने उसको लिख दिया मास ऑफ, यहाँ पर मैंने कर दिया AZ, मीन्स ये अपने पास में क्या है, ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो है ना नाभिक के अंदर, उनका टोटल द्रव्यमान है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, जितने भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उनका द्रव्यमान ये है m, ठीक है। अब इसमें मैंने प्लस किया, अगर मेरे पास में एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है, me है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे किसी भी परमाणु के अंदर, Z होंगे जो उसका परमाणु क्रमांक है, तो इसको मैंने Z से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मेरे पास में जो इलेक्ट्रॉन से उनका कुल परमाणु, जो इलेक्ट्रॉन से उनका कुल द्रव्यमान आ गया, ठीक है। अब हम सब लोग जानते हैं लड्डू खाते हैं ना हम लोग, लड्डू, तो आपने देखा होगा बूंदी के या आप नुक्ती जो भी कहते हैं उसके लड्डू होते हैं, है ना, छोटी छोटी बारीक बारीक होती हैं। तो वो लड्डू किससे बंधा हुआ होता है, वो चाशनी से बंधा हुआ होता है ना, उसमें चाशनी होती है ना मीठी। तो ऐसे ही आपके पास में ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनमें भी आपस में बॉन्डिंग होती है ना। वो बॉन्डिंग किस वजह से होती है, एक बाइंडिंग एनर्जी की वजह से होती है। तो यहाँ पर मेरे पास में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी जो है इसको मैं यहाँ से माइनस कर दूंगी, तो अपने पास में ये परमाणु का टोटल द्रव्यमान आ जाएगा। वहाँ जो लड्डू को बांधने का काम चाशनी करती है वही काम यहाँ पर ये बाइंडिंग एनर्जी कर रही है। तो मेरे पास में परमाणु का कुल द्रव्यमान कितना हो जाएगा, MaZ प्लस ZMe माइनस BZ, मतलब ये अपने पास में टोटल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कुल द्रव्यमान आ गया, और उसके साथ साथ में ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका कुल द्रव्यमान आ गया, और ये इलेक्ट्रॉन्स की बंधन ऊर्जा हमने इसमें से माइनस कर दी, तो ये अपने पास में परमाणु का द्रव्यमान आ गया। अब हम जब न्यूमेरिकल्स करते हैं
तो वहाँ पर क्या होता है, हम इसको नगण्य मान लेते हैं। समझ में आ रही है बात, है ना? क्योंकि जब नाभिकीय भौतिकी को समझा गया तो काफ़ी लोगों ने पहला अजम्पशन जो हम लेते हैं, एक हम अपनी परिकल्पना करके चलते हैं, हम कुछ भी स्टडी करते हैं तो कुछ हम अपने पोस्टुलेट लेके चलते हैं, कुछ नियम लेकर के चलते हैं। तो वहाँ इन लोगों ने क्या नियम लिया, इन्होंने कहा कि परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक के केंद्र में केंद्रित होता है ना? परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में केंद्रित होता है। तो यहाँ पर अपने पास में ये क्या करते हैं, ये कभी तो इसको भी इंक्लूड कर लेते हैं और कभी इसको नेग्लेक्ट करके MAZ इक्वल्स टू MAZ ले लेते हैं। मतलब टोटल नाभिक के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का कुल द्रव्यमान है वही परमाणु का द्रव्यमान है, ऐसा भी न्यूमेरिकल्स में हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो आपके पास में नाभिक का द्रव्यमान तो मैंने आपको पहले बता दिया था, ये है परमाणु का द्रव्यमान। लेकिन कभी कभी हम न्यूमेरिकल्स में इसको ना लेकर के केवल इसी को लेंगे, क्योंकि हमने क्या परिकल्पना ले रखी है कि परमाणु का द्रव्यमान, उसके परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में केंद्रित होता है। देखिए, हमारा टॉपिक है नाभिक की त्रिज्या। ठीक है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, इसको हम R से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो R की वैल्यू जो है वो कितना है अपने पास में, R0 A⁻1/3। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है ना? इसको इतने अच्छे से याद कर लो कि आपको कोई नींद में भी उठा के पूछे कि नाभिक की त्रिज्या कितनी है तो आपको याद होना चाहिए। न्यूमेरिकल भी आता है इस पर। ठीक है, तो देखो R0 जो है ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 1.2 से 1.3 10⁻⁻15 मीटर। और ये जो क्वांटिटी है इसको हम बोलते हैं 1 फर्मी, 1 फर्मी, है ना? तो यहाँ पर अपने पास में, और ए क्या है, ए अपने पास में जो भी एलिमेंट है उसका मास नंबर है। जैसे इसको हम एक न्यूमेरिकल के थ्रू समझ लेते हैं। देखो, जैसे मेरे पास में कार्बन है, सॉरी कॉपर है ना? कॉपर ले लेते हैं। कॉपर के लिए मुझे त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चन है कॉपर के लिए नाभिक की त्रिज्या ज्ञात करो। ठीक है, R कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ मैंने R को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले वही आप फॉर्मूला लिखेंगे, R0 A⁻1/3। अब R0 की वैल्यू या तो आपको क्वेश्चन में दी हुई होगी, है ना? तो आप वहाँ से पुट कर लो। इनमें से कोई एक वैल्यू दे देते हैं, 1.2 × 10⁻⁻15 या 1.3 × 10⁻⁻15, ऐसा दे देते हैं वो। नहीं तो आप खुद पुट कर लो, मैं यहाँ पुट कर देती हूँ 1.2 10⁻⁻15 मीटर, है ना? ये हो गया R0। अब A कितना है कॉपर के लिए, Z तो 29 है और A की वैल्यू कितनी है 64। तो यहाँ आपने पुट कर दिया 64, उसकी पावर लगा दी 1/3। बस, अब तो न्यूमेरिकल बहुत इजी है। ये कितना हो जाएगा, 1.2 × 64 की पावर 1/3 कितना हो जाएगा, 4। और ये कितना आ गया, 10⁻⁻15। इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये आ गया 4.8 10⁻⁻15, ये आया मीटर में। और इसको जब आप फर्मी लिखोगे तो कॉपर के लिए त्रिज्या R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R आ जाएगा R इक्वल्स टू 4.8 फर्मी। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई नाभिक के त्रिज्या की, है ना? बहुत सिंपल। देखो, टाइम कम कंज्यूम हो इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। यहाँ पर हम समझ लेते हैं। देखो, नाभिक का कोणीय संवेग जो है वो क्या है आपके पास में, ये मेरे पास में एक न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर ये मेरे पास में ये प्रोटॉन्स हैं बहुत सारे, है ना? और ये मेरे पास में डॉटेड वाले जो हैं ये न्यूक्लियॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, है ना? ये नाभिक है, न्यूक्लियस है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो जिनको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नाभिक का कुल कोणीय संवेग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, हम J से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये किसके इक्वल होगा, यहाँ पर जितने भी न्यूक्लियॉन्स हैं उनका कुल प्रचक्रण कोणीय संवेग। कुल प्रचक्रण कोणीय संवेग कितना है, ये टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम, वो साथ में जितने भी न्यूक्लियॉन्स हैं उन सबका कुल कक्षीय कोणीय संवेग, मीन्स हम क्या कहेंगे, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। वो कितना है, ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, दोनों के सदिश योग के बराबर अपने पास में कितना होगा, नाभिक का
कोणीय संवेग होगा, है ना। जितने भी इसके अंदर न्यूक्लियॉन्स हैं उन सबका इफेक्ट आएगा किसमें, नाभिक के कुल कोणीय संवेग में। कैसे, जैसे मान लो आपके पास में ये जो पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स में कोई स्पिन अप पे है। जैसे मैंने सपोज किया ये मेरे पास में ये एक प्रोटॉन है और ये स्पिन अप पे है, और ये एक प्रोटॉन है जो स्पिन डाउन में है। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, अपना प्रभाव निरस्त कर देंगे, ठीक है। तो इस टाइप से ये लोग पेयरिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर अपने पास में इनका जो ओवरऑल इफेक्ट आएगा एक दूसरे को कैंसिल करने के बाद में, है ना, उससे हमें पता चलेगा कि नाभिक का कुल कोणीय संवेग कितना है। तो नाभिक के कोणीय संवेग को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जे से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये कैसी राशि है अपने पास में, ये एक क्वांटीकृत राशि है ना, और इसकी वेक्टर भी है ना। अच्छा, ये क्वांटीकृत कैसे है, ये दोनों चीज़ों में क्वांटाइज है, मीन्स इसकी एक फिक्स वैल्यू आती है। जैसे आप कहते हो ना चार्ज की एक फिक्स वैल्यू आती है, किसका मल्टीपल होता है, चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, है ना, उसका मल्टीपल होता है। ऐसे ही जे जो है ना, ये भी क्वांटाइज है, लेकिन ये दोनों रेस्पेक्ट में क्वांटाइज है, क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में भी और डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में भी। अभी हम इसको भी देखेंगे। हाँ देखो, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर नाभिक का कोणीय संवेग का निरपेक्ष मान। निरपेक्ष मान से मीन्स है कि इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, मतलब जो नाभिक के कोणीय संवेग का मैग्नीट्यूड है, जो उसका परिमाण है, जो उसकी फिक्स वैल्यू है, वो कितना है ना, वो है अपने पास में निरपेक्ष मान। उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल जे से। अब ये निरपेक्ष मान है, एब्सोल्यूट वैल्यू है, मतलब ये मैग्नीट्यूड है जे का, ठीक है, इक्वल्स टू। अब देखो आप लोगों को पता है कि ये एक नाभिक है ना। नाभिक के अंदर अपने पास में बहुत सारे प्रोटॉन्स हैं और बहुत सारे न्यूट्रॉन्स हैं। अब मैंने आपको बता दिया कि अगर मेरे पास में ये प्रोटॉन है, ये स्पिन अप में है, और ये एक प्रोटॉन है, ये स्पिन डाउन में है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, इनमें पेयरिंग हो जाएगी। तो इसी तरीके से यहाँ पर जितने भी प्रोटॉन्स और जितने भी न्यूट्रॉन्स हैं वो सब क्या करेंगे, एक दूसरे से पेयरिंग करके एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त करने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर सारे पेयर्स बन जाते हैं तो आपके पास में नाभिक का कुल कोणीय संवेग कितना हो जाएगा, उस कंडीशन में 0 आ जाएगा। अगर सबकी पेयरिंग हो गई तो, सब युग्मित हो गए तो। अब अगर मैंने अगर यहाँ पर सपोज किया कोई प्रोटॉन या कोई न्यूट्रॉन फ्री रह गया जिसकी पेयरिंग नहीं हुई, है ना, तो उस कंडीशन में उसका जितना जे होगा, उसका जितना कोणीय संवेग होगा, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल जे से, ठीक है। जो भी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन जिसकी पेयरिंग नहीं होगी, जो अयुग्मित रह जाएगा, उसका कोणीय संवेग जो है वो किससे रिप्रेजेंट होगा, स्मॉल जे से। और जब हमें स्मॉल जे गिवन होगा तो नाभिक का कुल कोणीय संवेग जो उसका निरपेक्ष मान कितना आएगा, ये आता है अपने पास में रूट में स्मॉल जे प्लस 1 और यहाँ एच कट, है ना। एच कट कितना होता है, एच कट जो है वो आपके पास में है h/2π, ये इसकी वैल्यू है, ठीक है। ये तो हुआ अपने पास में नाभिक का मैग्नीट्यूड। अब हम देखते हैं इसकी डायरेक्शन। देखो, जो नाभिक का कोणीय संवेग है ना, ये दोनों टाइप से क्वांटाइज है ना। दोनों टाइप से कैसे, ये परिमाण के लिए भी क्वांटाइज है, मैग्नीट्यूड के लिए, साथ साथ में ये डायरेक्शन के लिए भी क्वांटाइज है। डायरेक्शन के लिए कैसे, जैसे सपोज किया ये नाभिक है XY प्लेन में, ये जेड एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है ना। तो ये जो जेड एक्सिस की डायरेक्शन है, मीन्स ये जो कोणीय संवेग की डायरेक्शन है, अगर ये XY प्लेन में मूव कर रहा है तो मेरे पास में कोणीय संवेग कहाँ होगा, राइट हैंड रूल से कहाँ होगा, या तो ऊपर होगा या नीचे होगा। ये हम रिजिड बॉडीज के लिए कहते हैं, दृढ़ पिंड के लिए कहते हैं। लेकिन नाभिक के रेस्पेक्ट में क्या होगा, इसकी जो डायरेक्शन है ये फिक्स डायरेक्शन होगी, या तो ये यहाँ हो सकती है या एक डायरेक्शन यहाँ, ये मैं रफली एग्जांपल बता रही हूँ, अभी अपन इसको देखेंगे, और या फिर यहाँ डायरेक्शन हो सकती है। मैं ऐसा नहीं कह सकती बीच बीच में यहाँ डायरेक्शन होगी, यहाँ होगी, यहाँ होगी, यहाँ होगी, ऐसा नहीं है ना। कुछ फिक्स वैल्यूज हैं इन डायरेक्शंस की भी, उन्हीं डायरेक्शंस के अंदर इस कोणीय संवेग का ओरिएंटेशन होगा, ठीक है। उसको भी हम देख लेते हैं कैसे। देखो वापिस से लेती हूँ, अगर मेरे पास में ये एक नाभिक है और ये मूव कर रहा है ना, रोटेशन कर रहा है,
जेड एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है। तो यहाँ पर कोणीय संवेग की जो दिशा है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जे जेड से, है ना। ये मेरे पास में क्या है, कोणीय संवेग की दिशा है, की दिशा। अब इसके कुछ पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है, डायरेक्शन, कुछ पॉसिबल डायरेक्शंस हो सकती हैं। उनको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए हम यहाँ पर एक क्वांटम संख्या लेते हैं एम जे, है ना, और यहाँ हम लिखते हैं एच कट, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एम जे जो लिया, इस एम जे की वैल्यूज कितनी होती हैं, एम जे होता है अपने पास में -j से लेकर के कहाँ तक, +j के मिड में। और ये स्मॉल j क्या है, स्मॉल j आपके पास में जो भी अयुग्मित प्रोटॉन या न्यूट्रॉन बचेगा उसका कोणीय संवेग है। ध्यान है ना, अगर मेरे पास में पूरा न्यूक्लियस जो है उसके अंदर जब सारे पेयरिंग हो गई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, तो जो भी प्रोटॉन या न्यूट्रॉन फ्री रह गया उसका जो कोणीय संवेग है वो है स्मॉल j। तो यहाँ पर हमें नाभिक के कोणीय संवेग की दिशा निकालनी है, तो वो कितनी आएगी, एम जे एच कट। एम जे की वैल्यू कितनी आएगी, -j से +j तक आएगी, ठीक है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे सपोज किया मेरे पास एम जे, जैसे मेरे पास में j की वैल्यू हम लेते हैं, है ना, j की वैल्यू मैंने ली, मैंने यहाँ ले ली 3/2। कितनी ले ली, 3/2। अभी ये कैसे आता है ये भी हम आगे देखेंगे, है ना। अभी मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ, j कितना लिया मैंने, एग्जाम्पल 3/2 ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो पॉसिबल वैल्यू, ये तो मैंने j की वैल्यू ली 3/2। अब एम जे की पॉसिबल वैल्यूज कितनी होंगी, -j से +j तक, मतलब -j मतलब -3/2 से कहाँ तक, 3/2 तक। j की वैल्यू मैंने पुट कर दी। अब यहाँ पर ये जो हम एम जे कह रहे हैं, है ना, ये एम जे जो है इसकी वैल्यूज कौन कौन सी आती हैं, वैल्यूज आती हैं एम जे की वैल्यूज आती हैं कितनी, 2j + 1। ये नंबर ऑफ वैल्यूज आती हैं, है ना। मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, नंबर ऑफ वैल्यूज मतलब एम जे के कितने मान आएंगे, कितने मान प्राप्त होंगे, 2j + 1 मान प्राप्त होंगे। कैसे, देखो, -j, j + 1, j + 2, इस तरीके से आप जाओगे 0, और है ना, इस तरीके से आप आगे जाओगे तो यहाँ j, है ना, इस तरीके से सीरीज चलेगी। तो यहाँ पर आप देखो आपके पास में ये जो एम जे है इसकी कितनी वैल्यूज मिलेंगी आपको, एक तो -3/2 मिल जाएगी, -j है ना, ये m के संभावित मान है, पॉसिबल वैल्यूज हैं। तो यहाँ m = -3/2, j कितना है 3/2, और इसके मिड में अब आप करो -3/2 + 1 कितना हो जाएगा, -1/2, -3/2 + 2 कितना हो जाएगा, +1/2, ठीक है। और ऐसे आप आगे बढ़ोगे, लास्ट ये वैल्यू आ जाएगी 3/2। 4 ही पॉसिबल वैल्यूज आएंगी क्योंकि एम जे जो है -3/2 से 3/2 की रेंज के मिड में होगा, तो इसमें आपको ये 4 वैल्यूज मिलेंगी, ठीक है। अगर ये 4 वैल्यूज हुई तो जे जेड जो है उसकी वैल्यू कितनी हो गई, देखो मैं यहाँ लिख देती हूँ, जे जेड जो है उसकी 4 पॉसिबल वैल्यूज हो गई, -3/2 एच कट, है ना, और एच कट बाय 2, ये माइनस वाला, फिर एच कट बाय 2 और 3/2 एच कट, ठीक है। ये 4 पॉसिबल वैल्यूज हो गई, किसके लिए, z के लिए। तो अब अपने पास में नाभिक के कोणीय संवेग की 4 पॉसिबल डायरेक्शंस होंगी, कौन कौन सी वो भी देख लेते हैं।